प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आपने मैथमेटिक्स का पेपर बढ़िया तरीके से किया होगा। जिन बच्चों ने सारे सेट्स पढ़े थे उनके 100% रिजल्ट आने वाले हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे। चलिए अब विज्ञान की बात करते हैं, और विज्ञान के सेट्स हम जितने भी डालेंगे उनको पढ़ लेना, आपका काम आसान हो जाएगा। पहले प्रश्न से बात करते हैं। खंड अ है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है। दर्पण है, यानी कि कोई भी दर्पण जो है, यहां पर मिरर की बात हो रही है, कोई भी दर्पण जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाएगा, या तो वो समतल होगा, ठीक है, या तो वो समतल होगा, या तो फिर वो उत्तल होगा, ठीक है। लेकिन हमारे ऑप्शन में समतल या उत्तल दोनों ही दिया गया है, तो इसीलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्यान रखना है, अगर समतल आएगा ऑप्शन में तो समतल भी सही होगा, उत्तल होगा तो उत्तल भी सही होगा, अगर दोनों आ जाता है तो दोनों सही होगा, ये ध्यान रखना है। दूसरा जो प्रश्न है, एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 0.5। तो यह लेंस कैसा होगा, इसमें से हमें बताना है। और यहां पे देखो कि यहां पे फोकस दूरी वाले लेंस की बात कर रहा है। कैसा लेंस होगा, फोकस दूरी, यानी कि हमें फोकस निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले फोकस निकालते हैं, और फोकस हमारा अगर पॉजिटिव आएगा, फोकस अगर हमारा पॉजिटिव आता है तो क्या हो जाएगा, वो आपका उत्तल हो जाएगा, ठीक है। और अगर नेगेटिव फोकस आएगा तो हमारा अवतल हो जाएगा। ये ध्यान रखना, आपको ये पता है। तो ये चीज, दो चीजें हमारे को ध्यान रखना, ये बेसिक चीज है। सबसे पहले हमारे को दिया क्या गया है, हमारे को यू दिया गया है। यू कितना दिया गया है आपको, एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो यहां पर 0 पॉइंट, ये -0.2 मीटर दिया गया है, ठीक है। और आवर्धन m दिया गया है आपको, m कितना दिया गया है, 0.5, ठीक है। अब जो है आपको m का एक रिलेशन होता है, अगर आपको पता है, आवर्धन का सूत्र जो होता है वो b बटे में u होता है, ठीक है, b बटे में u होता है। अब हम यहां से अगर निकालना चाहें v तो निकाल सकते हैं। v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा m गुणा में u, ठीक है ना। u उधर ले जाएंगे तो v बराबर mu। अब हमारे पास v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v बराबर m का मान हमारे पास 0.5 है, तो m का मान रखा हमने 0.5, गुणा कर देंगे, u का मान हमारे पास -0.2 है। अब ये हमारे पास v का मान कितना आ जाएगा, v का मान आ जाएगा, आप करिए गुणा, 5 दूनी 10, और पॉइंट 2 बार है तो 10 के बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि 0.10 आपका इसका v की वैल्यू आ गई मीटर में, ठीक है। ये हमारे पास, और वो भी माइनस में। अब हमें सीधा सीधा हम जानते हैं एफ का फॉर्मूला, तो एफ के फॉर्मूलों को लगाएंगे, और हमारा जो एफ फोकस निकल जाएगा, अगर वो धनात्मक निकलता है तो हम क्या बोलेंगे, उत्तल है, ठीक है। और ऋणात्मक निकलता है तो हम बोलेंगे अवतल है। तो सबसे पहले हम 1/f वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इक्वल्स टू 1/v, जानते ही हो आप, और 1 में u होता है। अब इस फॉर्मूले में हम इन सारी चीज़ों को रख देते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ रखते हैं, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/v, v का मान कितना दिया गया है, v आया मेरे पास माइनस का 0.1, ठीक है। पॉइंट के बाद में आप आगे वाला जीरो लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास ये आ गया 1 में v का मान रख दिया माइनस का 0.1, और माइनस का साइन है, फिर 1/u है, u हमको दे रखा है क्वेश्चन में -0.2, ठीक है। तो यहां पे देखोगे कि ये माइनस का है, ये माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 1/f बराबर माइनस का 1/0.1, क्योंकि ये माइनस का है तो माइनस मैंने इधर लगा लिया ताकि आपको दिखाई दे सही तरीके से। और यहाँ पर जो है ये 0.1 हो गया, और यहाँ पर माइनस का जो है, ये माइनस से माइनस गुणा होके, क्योंकि एक जगह जब माइनस के दो साइन होते हैं तो आपस में गुणा होके प्लस बन जाते हैं, ये 1/0.2 आ गया। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाए, अच्छा एलसीएम से अच्छा है पॉइंट हटा दो। पॉइंट हटाने का बहुत ही सिंपल सा फंडा है, इसको ध्यान रखना है आपको। पॉइंट हटा देते हैं, ठीक है। पॉइंट हटा देंगे तो सबसे बेहतरीन काम हो जाएगा कि हमारे को ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि आप लोगों पॉइंट नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो पॉइंट हटाने का तरीका क्या है, जितना नीचे पॉइंट है ना, जितने अंकों के बाद उतना ऊपर जीरो लगा दो। तो मैं इसको इस तरह से दोबारा लिख सकता हूँ कि 1/, अब मैं यहाँ पे इसको इधर कर लेता हूँ कि 1/f बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस का है तो माइनस तो रहने दो, ठीक है। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे एक के बाद में पॉइंट है, एक केवल एक अंक के बाद में पॉइंट है, तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा, यानी कि ऊपर तो एक है, इसके बगल में जीरो लग जाएगा और नीचे एक रह जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटा दिया हमने नीचे से। इसी तरह से अगला जो है, इसमें प्लस का साइन है, प्लस का लगा दीजिए। यहाँ पे ऊपर आपका एक है और नीचे भी पॉइंट के बाद में एक ही संख्या है, पॉइंट के बाद में एक ही संख्या है, तो ऊपर भी एक जीरो लग जाएगा, नीचे वाला पॉइंट हट जाएगा। अब आसानी से हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 2, 2 एलसीएम ले लिया, अब 2 से कर लो तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 दूनी 20,
20 हो जाएगा, वो भी माइनस का है तो माइनस लगा दीजिए। प्लस का ये आपका 2 का 10 का 10 ही रहेगा, क्योंकि 2 से एक बार कटेगा तो आपका एलसीएम तो जानते ही हो। तो यहाँ पे हमारे पास उत्तर क्या आ रहा है, माइनस का 20 है और प्लस का 10 है, तो यानी कि माइनस का 10/2 आ गया। माइनस का 10/2 को काट सकते हैं हम, काट दीजिए इसको, तो आ जाएगा हमारे पास 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो मेरे पास जो बचा हुआ आंसर आया वो आया माइनस का 5। वो भी किसका मान है, ये 1/f का मान है, ध्यान रखना ये 1/f का मान है। तो यहां से f को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा गुणा, इसके बटे में 1 मान लीजिए, इसको ऐसे से गुणा करेंगे तो आपका क्या होगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 5f बराबर 1, ठीक है ना। यहाँ से इसको लाएंगे, इसको f को उधर ले जाइए तो माइनस का 5f हो गया, और ये वाला 1 लाएंगे तो 1 हो गया, 1 से 1 गुणा हो गया। तो f का मान हमें निकालना है, f बराबर क्या हो जाएगा, 1/-5, और माइनस के 5 या 5 से 1 में भाग दोगे तो कितना आएगा, 0.2, और वो भी माइनस का, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे को ध्यान रखनी है कि ये किस में आया, ये माइनस का आया और 0.2 आया, माइनस 0.2। और माइनस में जब आता है आंसर तो मैंने बताया माइनस वाला क्या होगा, अवतल लेंस होगा, और 0.2 वाला होगा तो 0.2 वाला, ठीक है, और अवतल लेंस होगा। तो हमारा बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाता है। क्लियर हुआ, आपको समझ में आ गया। तो न्यूमेरिकल अगर आता है तो आपको घबराना नहीं है, समझ लेना है। चलो अगला जो प्रश्न है इसमें वाला तीसरा प्रश्न, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन, देखो ध्यान रखना है कि आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, सबसे अधिक विचलन पूछा जाए, सबसे कम विचलन पूछा जाए, तो दोनों ही आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो आप मुझे ये चीज जरूर बताओगे कि सबसे कम विचलन किसका होता है। मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ आंसर, सबसे अधिक विचलन किसका होता है। प्रिज्म से प्रकाश की जब पुंज गुजरती है तो सबसे अधिक विचलन कौन से कलर का हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर हो जाएगा बैंगनी रंग का जो है सबसे अधिक विचलन होता है, ठीक है। सबसे अधिक प्रकाश, श्वेत प्रकाश की किरण जो है वो किसी प्रिज्म से गुजरती है तो सबसे अधिक विचलन जो होता है, सबसे ज्यादा डेविएशन जिस कलर का होता है वो होता है बैंगनी यानी वॉयलेट कलर का, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पे। चौथा जो प्रश्न इसमें बोला है, 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध होगा, प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध आपको बताना है। यहाँ पे सीधा सीधा 5 ओम तार को 5 बराबर बराबर टुकड़े काट देंगे, यानी कि देखो हम कह रहे हैं कि 5 ओम का आपका कोई तार है, ठीक है, और उसको जो है हम क्या कह रहे हैं कि 5 टुकड़े कर देंगे, 5 टुकड़े करने वाले, अलग अलग 5 टुकड़े करने वाले, किसके, 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर बराबर टुकड़े करने, तो 5 ओम का तो तार है, ठीक है, इसके 5 टुकड़े करने, यानी कि 5 ओम को 5 से डिवाइड कर दूंगा, एक टुकड़ा ये हो गया, दूसरा टुकड़ा 5/5, तीसरा टुकड़ा 5/5, चौथा टुकड़ा भी 5/5, और चौथा 5वां टुकड़ा भी 5/5, क्योंकि आपको 5 को ही 5 टुकड़े करने हैं। तो ये सभी के टुकड़े क्या आ गए, 1, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा, 1, 1, 1, 1, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 वापिस से 5 ओम प्राप्त हो गया। यानी कि हर टुकड़ा जो है वो कितने का होगा, प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध जो है वो आपका 1 ओम होगा। प्रत्येक टुकड़ा कितने का दिखाई दे रहा है आपको, 1 ओम का, क्योंकि 5 ओम प्रतिरोध दिया है और बोल रहा है उसको आप 5 टुकड़े कर दो, 5 बराबर टुकड़े करें, बराबर मतलब सब में 5-5 का भाग हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 ओम। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो 5वां प्रश्न है इसमें पूछा गया है, 1 किलोवाट घंटा बराबर है, 1 किलोवाट घंटा जो है ये बराबर होता है, इसका स्टैंडर्ड मान है, याद रखो, इसमें डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, कुछ टेंशन मत लो, इसको याद रखना, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है, 36 यानी कि 3.6 इंटू 10⁶, 10⁶ जूल के बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है, ये ध्यान रखना है आपको। जूल में पूछ रहा है, किलो जूल में पूछेगा तो बस हम आपको किलो में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट होता है 5वें प्रश्न का। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो है 6ठा प्रश्न, इसमें बोलेगा चुंबकीय बल रेखाएं सदैव समांतर नहीं होती हैं, आपको अच्छी तरह से पता है समांतर तो होती नहीं है ये। अच्छा, एक बिंदु पर मिलती हैं, नहीं मिलती हैं भाई, और एक दूसरे को कभी नहीं काटती, बिल्कुल सही बात है, और परस्पर काटती हैं, नहीं, ठीक है, तो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला 7वां जो प्रश्न है उसको देखते हैं। इसमें पूछा गया सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो उसको बदलने वाला सौर उष्मक तो है नहीं, भट्टी है नहीं, कुकर है नहीं, सौर पैनल आ जाएगा इसका सही आंसर। अगला जो प्रश्न है खंड ख, यहां पर पहला जो खंड क है इसमें आपके 7 प्रश्न जो हैं ये कौन से हैं, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के क्वेश्चंस। अब आते हैं हम यहां पर केमिस्ट्री वाले क्वेश्चंस उपखंड ख में। इसी तरह का पूरा पेपर होगा, जैसा मैंने बताया था वैसे ही पेपर आया, आपने समझ लिया होगा, पैटर्न जो दे रहा हूं वही पैटर्न रहेगा आपके एग्जाम का। 8वां जो प्रश्न है इसमें
Fe2O3 प्लस 2Al, ये हमको दे रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस में फेरस। फेरस अलग हो जा रहा है, ये फेरस ऑक्साइड है यहाँ पर, ये जा करके इसमें से ऑक्साइड हट करके एल्युमिनियम के साथ जुड़ रहा है, तो एक विस्थापन हो रहा है, क्योंकि इसके साथ में जो ऑक्साइड है वो निकल के इससे एल्युमिनियम के साथ जुड़ रहा है, तो यहाँ पे सीधा सीधा विस्थापन हो रहा है, सिंगल विस्थापन हो रहा है, क्योंकि एक ही चीज जाकर के इसमें जुड़ रही है, किसी और दूसरे का कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा हम कह देंगे विस्थापन अभिक्रिया है, तो सी ऑप्शन यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें दो चीजें डिस्प्लेस नहीं हुई है, एक ही चीज डिस्प्लेस हुई है, वो भी O3। इसके बाद आ जाइए, निम्नलिखित में अम्लीय लवण कौन सा है? अम्लीय लवण आपको बताना है। तो अम्लीय लवण कौन सा है इसमें? देखो, अम्लीय लवण कौन सा होता है जिसमें आपका प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल की बात होती है ना, तो उसमें से कौन सा आपका अम्लीय लवण की बात कर रहा है, ध्यान रखना है आपको। देखो, सबसे पहले ये समझो कि ये जो लवण होता है ये बनता कैसे। तो लवण जो है ये आपका, ये कैसे बनता है? ये बनता है आपका अम्ल प्लस क्षार से। अम्ल मिलेगा और प्लस क्षार मिलेगा तो लवण बन जाएगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन और भी है जो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, ध्यान देना। इसमें क्या पूछ रहा है, देखिए ध्यान से। अम्लीय लवण, अम्लीय कब बनेगा लवण? लवण तो बन गया, लेकिन अम्लीय कब होगा? जब आपका अम्ल जो है, ये वाला अम्ल जो है क्या होना चाहिए? प्रबल होना चाहिए। ये प्रबल होगा और ये क्षार क्या होगा? ये दुर्बल होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो अगर क्षार दुर्बल और अम्ल प्रबल है तो ये जो मिलकर के हमारे को देंगे प्रोडक्ट, वो बनेगा हमारा अम्लीय लवण। ठीक है, ये समझ में आ गया इतना। तो अब बस हमें अम्लीय लवण बताना है। इसमें से अम्ल क्षार प्रबल अम्ल कौन सा है ये देखना है। देखो, ये जो आपका ये आपका KCN जो बना हुआ है, ये KOH प्लस HCN से बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है? ये दो चीजों से बना हुआ है, KOH, ठीक है, और HCN, ठीक है, अम्ल और क्षार से बना हुआ है। ये वाला दूसरा देखते हैं, और ये जो है ये क्या है आपका? ये इसमें दुर्बल है, ये अम्ल जो है KOH दुर्बल है। तो यहां पर देखते हैं दूसरे वाले पार्ट में, बी में, इसमें NaHSO4 है। तो इसमें देखो ये कैसे बना है, तो ये जो बना है ये बना है आपका NaOH से, और साथ साथ में इसके साथ में H2SO4 है। ठीक है, तो यहां पर जो है आपका, यहां पर NOH और H2SO4 यहां पर सही है। अम्ल जो है प्रबल है और क्षार जो है दुर्बल है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है, हम आगे बढ़ने की हमारे को जरूरत नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन ही इसका करेक्ट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं और उसमें देखते हैं क्या आंसर रहेगा। 10वां जो प्रश्न पूछा गया है, इसमें आपसे बोल रहा है, निम्नलिखित NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। पूर्णतः उदासीन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन। यहां पे बोल रहा है कि देखो, यहां पे बोल रहा है कि 10 ml NaOH के लिए कितना विलयन चाहिए हमारे को? HCl का चाहिए 8 ml HCl चाहिए। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि 1 ml NaOH के लिए कितना चाहिए, तो आप बोलोगे सर कि 8/10 चाहिए। आपको सभी को मैथ पता है, 10 के लिए 8 चाहिए, तो 1 के लिए कितना चाहिए? 10/8 चाहिए। तो आगे क्वेश्चन में बोल रहा है 20 के लिए फिर कितना चाहिए होगा, तो 20 ml के लिए 20 ml NaOH के लिए कितना चाहिए, तो 8/10 तो आपका है ही, 1 के लिए भाग देते हैं और टोटल के लिए क्या करेंगे, उससे गुणा कर देंगे। तो इससे गुणा कर दीजिए, काट दीजिए इसको, आपका 10 दूनी 20 दो बार में कट गया, यानी 8 दूनी 16 ml की आवश्यकता होगी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक तो ये तरीका है मैथमेटिक्स, यानी कि हम जो है रूल्स लगा के करते हैं, और दूसरा जो है डायरेक्टली यहां पे कर सकते हैं। 10 के लिए 8 चाहिए, तो ये 10 ml था, और 10 का यहां पे क्या हो गया, दुगना हो गया, 20 हो गया, तो ये 8 का भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, यानी कि 16। समझ में आ गया? ये तो ये डायरेक्ट है भाई, 10 के लिए 20, तो 8 के लिए क्या होगा, 16। यहां पे भी डबल हो रहा है तो यहां पे भी डबल हो जाएगा। ये डायरेक्ट हमारा बेसिक जो सेंस है, अगर उसको यूज करें तो इसका आंसर डायरेक्ट भी आ सकता है। 11वां जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, मिश्र धातु पीतल के अवयवी घटक आपको बताने हैं।
मिश्र धातु पीतल के अवयवी घटक जो है कॉपर और जिंक होते हैं, याद रखेंगे आप, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल का सूत्र जो है C3H6O होता है। प्रोपेनॉल का सूत्र क्या होता है? C3H6O होता है, याद रखिएगा बढ़िया तरीके से इसको। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें जो पूछा गया है, निम्नलिखित में प्रारूपिक तत्व कौन सा है? प्रारूपिक तत्व आपको बताना है। इसको इसलिए इतना आसानी समझ लीजिए कि तीसरा जो आवर्त है, थर्ड आवर्त जो है, आवर्त, ठीक है, उसके तत्वों को जो हम क्या बोलते हैं? प्रारूपिक तत्व बोलते हैं। ध्यान रखोगे, तीसरे आवर्त के तत्वों को हम प्रारूपिक तत्व कहते हैं। और तीसरे आवर्त का अगर आपको सारणी याद नहीं है तो फिर आप आंसर भी नहीं दे सकते, रटना मत। तीसरे आवर्त का जो है आपको याद रखना है। क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बताइए? गैस कर लिया आपने? हाँ, सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सारे के सारे तीसरे आवर्त के तत्व हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे खंड उपखंड ग शुरू होता है, जो कि आपका बायोलॉजी सेक्शन आ चुका है। केमिस्ट्री खत्म कर दिया, फिजिक्स खत्म कर दिया। अब आते हैं हम ग सेक्शन में। बिल्कुल यही प्रारूप रहेगा आपके एग्जाम पैटर्न जो आपको बताया गया था। मैथमेटिक्स में सब कुछ आपने वैसा ही करा, सब सेट पढ़े थे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया था आपको, आप यदि 100% रिजल्ट लाना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो जो सेट हम दे रहे हैं आपको, उनको बिंदास होकर के पढ़िए, बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखिए दिमाग में, और जो चीज़ें समझाई जा रही है उनको समझ लीजिए, कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, तो किस रूप में होता है? ये पूछ रहा है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का उस स्थानांतरण जो होता है वो किस रूप में होता है? तो भोजन का स्थानांतरण जो है सुक्रोज के रूप में होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है प्रभु। अगला जो क्वेश्चन है, डिक्सन एवं जॉली संबंधित है, तो डिक्सन और जॉली जो है ये संबंधित किससे हैं? तो ये जो है संबंधित हैं, किससे हैं संबंधित? तो इनका संबंध है रसारोहण से। ठीक है, ध्यान रखोगे, डिक्सन और जॉली का संबंध जो है रसारोहण से है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें देखिए, बीज रहित फलन को प्रोत्साहित करता है, तो बीज रहित फलन यानी कि जिसका बिना निषेचन के जो है वो फल बन जाए, बिना निषेचन के जो फल बन जाए उसे ही बीज रहित फलन कहते हैं। और वो कौन सा हार्मोन है जो इसको प्रोत्साहित करता है? तो उस हार्मोन का नाम है ऑक्सिन। ठीक है, बीज रहित फलन को जो है प्रोत्साहित करता है ऑक्सिन, नाम है उस हार्मोन का। 17वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे, देखो शुद्ध लंबे यानी कि कैपिटल टी की बात कर रहा है, पौधों का जीन प्रारूप क्या होगा? सिंपल सी, शुद्ध भी है और लंबे भी है, तो कैपिटल टी यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रारूप तो आपको पढ़ा ही है। इसके बाद में केंद्रक यानी गुणसूत्र बना होता है, तो देखो भैया गुणसूत्र किससे बना होता है? तो गुणसूत्र जो है ये आपका प्रोटीन से भी बना रहता है और आपका डीएनए से भी बना रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्रोटीन और डीएनए को जब हम बोलते हैं तो इसको न्यूक्लियो प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, दोनों को मिलाकर के न्यूक्लियो प्रोटीन के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केंद्रक यानी कि गुणसूत्र जो है वो आपका न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। अगर न्यूक्लियो प्रोटीन ऑप्शन में नहीं होता तो हम केवल प्रोटीन आंसर पे टिक कर देते। ध्यान रखना है, हर चीज को समझना है। 19वां जो प्रश्न है इस पे आ जाते हैं, स्वयपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वयपोषी केवल पौधे ही हैं पूरे संसार में, पूरे जगत में जो अपना पोषण करते हैं, और दूसरे लोग जो है उससे पोषण प्राप्त करते हैं, उनके लिए कोई पोषण नहीं देता। स्वयपोषी के पोषण का मतलब है कि खुद वो अपना भोजन बनाए। तो पौधे ही ऐसे, प्लांटी जगत ही केवल ऐसा है जो स्वयपोषी कहलाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का प्रयोग करता है, क्लोरोफिल का प्रयोग करता है, सूर्य का प्रकाश का प्रयोग करता है, और जो है अपना पोषण कर लेता है। तो इनमें से सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 20वां जो प्रश्न है, गंगा सफाई योजना आरंभ हुई, तो गंगा सफाई योजना कब आरंभ की गई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी ने याद किया होगा बेहतरीन तरीके से, और इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1985 में जो है गंगा सफाई योजना शुरू की गई थी। तो ये आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खंड ब शुरू होता है यहां से, जिसमें आपका उपखंड क है, जिसमें आपको प्रश्न नंबर 1, 2, 3 और ये 3 तो आपको कंटिन्यूअस करने हैं। ठीक है, 3 तो आपको ये करने ही करने हैं। 3 में कोई अथवा वाला ऑप्शन नहीं है, यानी कि ये भी कंपलसरी रहेगा, ये भी कंपलसरी करना ही करना है, इसमें भी करना है। तो 3 तो क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। चौथा जो प्रश्न है ना, ये चौथा प्रश्न, इसमें आपको एक अथवा पार्ट मिलेगा। ध्यान रखिएगा, जो समझा रहा हूं समझ लीजिए।
चौथा प्रश्न जो है इसमें अथवा पाठ मिलेगा। और जो पहला प्रश्न है खंड क का, इसमें ये 4-4 अंक के प्रश्न रहेंगे। कितने कितने अंक रहेंगे? ये 4-4 अंक के प्रश्न रहेंगे। जो 3 प्रश्न रहेंगे वो 4-4 अंक के रहेंगे, जिसमें ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो चौथा प्रश्न है इसमें ऑप्शन रहेगा और ये 6 अंक का प्रश्न रहेगा। ठीक है, 6 अंक वाला जो है आपको ऑप्शन देके जाएगा। इसमें ऑप्शन मिलेगा, आपको एक ही करना है कोई सा। ठीक है, और मैं अगले अभी जो दूसरा सेट डालूंगा उसमें ये सारे क्वेश्चंस के जो है आंसर्स भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे उपखंड ख शुरू होता है। ठीक है, उपखंड ख में आपका 5वां प्रश्न शुरू होता है और 5वां प्रश्न भी आपको 4 नंबर का मिलेगा। ठीक है, इसमें 5वां भी करना अनिवार्य है, छठा भी करना अनिवार्य है, ध्यान रखना। और ये भी आपका 4 अंक का रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? जितनी चीजें बता रहा हूं समझ लेना। ध्यान रखो, पैटर्न पता होता है तो आधी मुश्किलें आसान हो जाती हैं कि हमारे कौन से क्वेश्चन में क्या आने वाला है। तो 5वें प्रश्न और छठे प्रश्न में 4-4 अंक के प्रश्न रहेंगे। लेकिन 7वां प्रश्न जो है ये अथवा के साथ आएगा, लेकिन इसका अंक चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 नंबर का। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ रही है आपको? इसमें अथवा पाठ आपको मिलेगा, या तो आप ऊपर वाला करें या नीचे वाला करें। ठीक है, ये 6-6 अंक के मिलेंगे। तो 7वें प्रश्न में आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, ध्यान रखना, और एक आपको चौथे प्रश्न में ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, 7वें में और चौथे में ऑप्शन मिलेगा बोर्ड एग्जाम परीक्षा में, और इसके बाद एक और प्रश्न में ऑप्शन मिलेगा, मैं सारे बता रहा हूं। फिर उपखंड आपका ग शुरू होता है। ग में आपका 8वां प्रश्न जो है ये आपका 4 नंबर का रहेगा, और 9वां प्रश्न भी 4 नंबर का रहेगा, और 10वां प्रश्न भी 4 नंबर का रहेगा। यानी कि आप देखेंगे कि उपखंड ग में आपको 3 प्रश्न जो है 4 नंबर के मिलेंगे, जैसे कि उपखंड आपको क में मिले थे। ठीक है, तो 3 प्रश्न ये मिले। 11वां प्रश्न जो है 6 अंक का रहेगा और इसमें अथवा पाठ रहेगा। तो यहां पर ये 6 अंक का 11वां प्रश्न मिलेगा आपको, जिसमें अथवा पाठ रहेगा, और इनमें से कोई एक ही करना होगा। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न है, इससे कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया आपको? अगला प्रश्न पत्र जो डालूंगा उसमें हम बहुत सारे आंसर्स डिस्कस करेंगे, पूरे के पूरे सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। उसको ढंग से देख लेना। जितने सेट डाल रहा हूं, देखो कोई भी कोड हो, कोड चाहे आपका कोई भी हो, कोई भी आता हो, उससे मत रखिए, फर्क नहीं पड़ता है। आपको पढ़ना है, बस केवल पढ़ना है। पढ़ोगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, नहीं पढ़ोगे केवल एक चीज के चक्कर में रहोगे। एक पेपर पढ़ करके आप सोचते हो कि मैं पन्ने खा बन जाऊंगा, तो ये गलतफहमी निकाल देना। मैंने मैथ्स के वीडियो में भी बताया था, मैंने 5 या 6 सेट डाले थे। ठीक है, और जिस बच्चे ने भी 5 सेट या 6 सेट पढ़े हैं, उस बच्चे का आज मेरे पास पूरा रिप्लाई आ रहा है, कमेंट आ रहा है, धड़ाधड़ लोग विश्वास करके पढ़ रहे थे और मेरे को पर्सनली फ़ोन कर रहे हैं। इतने व्हाट्सएप पे आज मैसेज आ गए सुबह सुबह ही, जैसे ही 11:30 बजे आपका पेपर 11:15 बजे ख़त्म हुआ, उसके बाद बच्चों ने कंटिन्यूअसली हमें मैसेज किए, काफ़ी ज़्यादा मैसेज किए, अनलिमिटेड मैं कह सकता हूँ मैसेज किए कि सर आपकी वजह से मेरे 95, और कोई कोई बच्चा बोला मेरे 99 आ जाएंगे, 98 आ जाएंगे। मैंने कहा यार ये 90 के ऊपर चल रही है गाड़ी तो इनकी। यानी कि मैंने उनसे कुछ बच्चों से बात भी करी, तो मैंने कहा सारे प्रश्न पत्र पढ़े थे जो हमने दिए? तो बोला हाँ सर, हमने वही किया जो आपने बताया था। तो याद रखिएगा, मैंने 12वीं क्लास को भी जो बोला है वो कर रहे हैं, तो 12वीं क्लास भी आज जानते हैं कि हाँ यहाँ पर जो वीडियो डाले जाते हैं वो वाकई में कुछ अपने आप में मायने रखते हैं। तो यहाँ पर जो इनको पढ़ लीजिएगा, और बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, वो आपके ऊपर फोर्स नहीं है, आपकी मर्जी, आप पढ़ें कितना भी पढ़ें। ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा सारे कोड पढ़ें, जितने भी कोड दे रहा हूँ, जितने भी सेट दे रहा हूँ सभी को पढ़ें। सब में जितना पॉसिबल होगा मैं आंसर्स बताऊंगा, कहीं पर बड़े क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, छोटे प्रश्नों के सभी जगह आंसर बताए जाएंगे, बड़े प्रश्नों के मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, उसको देख लेना। उससे अगला वीडियो सारे सेट्स में अवेलेबल करा रहा हूँ, उसके टेंशन छोड़ो कि कौन सा कोड है, बस आपके सामने प्रश्न पत्र आ रहा है, पढ़ते जाइए, अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो लोग भी पढ़ करके बेहतरीन नंबर ला पाए। जैसा मैथमेटिक्स में आपने कमाल किया, मुझे बहुत खुशी हुई कि सब बच्चों के जितने भी मेरे पास मैसेज आए सब लोगों ने 90 प्लस की बात करी है। किसी ने ये नहीं बोला कि मेरे 87 आ जाएंगे, 85 आ जाएंगे, ऐसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। अभी तक 90 के क्रॉस में चल रहे हैं। बाकी देखते हैं कोई बच्चा और शाम तक कोई कमेंट करता है तो उसको हम आपसे शेयर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।